Second form of Gibbs-Helmholtz equation. Second form of Gibbs-Helmholtz equation. सपोज कर ले कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। कोई सिस्टम है स्टेट 1 से स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। यहां पे इसकी जो फ्री एनर्जी है ये सपोज कर लें G1 है और यहाँ फ्री एनर्जी G2। तो डेल्टा G कैसे हम प्राप्त करेंगे? डेल्टा G इक्वल टू G2 माइनस G1, यही होगा, या G2 माइनस G1 के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डेल्टा G को यदि डिफरेंशिएट करें T के सापेक्ष, इस इक्वेशन को T के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कोई इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल डेल्टा G ओवर डेल T एट कांस्टेंट T। नियत दाब पर इस समीकरण को टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, ठीक। G2 और G1 को, इस पूरे इक्वेशन को हमने टेम्परेचर के सापेक्ष कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएट किया, ये मिल गया, ठीक है। इतना एंट्रोपी होता है ना, तो ये स्टेट 2 में एंट्रोपी होगा -S2 और ये स्टेट 1 में एंट्रोपी होगा -S2 माइनस S1। तो हम यहां लिख सकते हैं डेल डेल्टा G ओवर डेल T एट कांस्टेंट T इक्वल टू माइनस S2 फिर माइनस S1। क्लियर है कि नहीं? ये माइनस S के बराबर होता है, इसके पहले बता चुके हैं इसको। और ये हो जाएगा डेल्टा S के बराबर, तो हम कह सकते हैं माइनस साइन को कॉमन ले लेना, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो S2 माइनस S1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा S, ठीक है। ऊपर मिटा दे, तो डेल डेल्टा G ओवर डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू माइनस डेल्टा S, ये इक्वेशन संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है क्लास में। अब हमें लगता है कि ये छुट्टी खत्म होगी तब धीरे धीरे लोग वापस आना शुरू करेंगे, है? ये गर्मी वाली छुट्टी, यानी कि जो पढ़ते थे बच्चे वो भी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो है अब जून के बाद है सब वापस आएंगे। ढेर बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है बीएड वालों का, उसकी वजह से भाग गए हैं। कुछ के अब भाई गर्मी की छुट्टी में माँ बाप भाई बहन सब अगर बाहर हैं तो सब गांव में आए हैं तो इसलिए भाग गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोचिंग की छुट्टी कब करने हैं बताओ।
कब है कुछ? अब बात कर लेते हैं तो कर देते हैं 2 दिन की, भाई आप लोग भी घूम आओ, लेकिन अभी पढ़ो 2 दिन, देखते हैं, बात करते हैं। 10 तारीख के बाद करें? अच्छा, तो तब तो जाना थी, तो कहे 10 के बाद छुट्टी चाहते। हमें सोच रहा हमारे पास भी मुखबिर है बेटा, हमारे पास भी मुखबिर है ना, हम भी सूचना निकालते रहते हैं। तो बताओ, तुम्हें जमीन लेना हो दिला दे, जैसे सास ससुर के चोरी केवल हस्बैंड के पैसे से अपने नाम से खरीदना हो, बताओ दिला दे, किसी को लीक नहीं करेंगे मामला, बाद में फिर ओपन करना कि हाँ हमने, जब सास ससुर कमजोर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हड़काने लायक बहू हो जाएगी, तब चल हमने खरीदे हैं, क्या करोगे बुड्ढी, ऐसे कह देना। चलिए देखते हैं। अब देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ढेर बहुएं अगर बाहर रही है तो कुछ प्रॉपर्टी बनाती है, सोचते हैं गांव में घर में किसी को पता न चले। हाँ, अब तो भी बनाए नहीं, तो हर सासे ससुर इतना बनाए हैं कि तो फिर तुम काहे रिस्क लोगे। जिसके सास ससुर कम बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, उसके बहू बेटे बहू सोचते हैं कि अलग से बना लें, किसी को बताएं ना। चलिए, अभी तो तू सासे ससुर पर निर्भर हो, तो क्या डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब देखिए, ये वैल्यू रख दिया जाए ना, माइनस डेल्टा एच की जगह रखते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी और डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट। एक रिलेशन हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। इसी तरीके से हम डेल्टा ए भी प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा, जिस तरह से डेल्टा जी, उसी तरह डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी डेल डेल्टा ए ओवर डेल टी एट कांस्टेंट। सेम उसी तरीके से दूसरा संबंध भी निकाला जा सकता है, और ये पूछा गया है पीजीटी 2004-2009, पीजीटी 2004 और 2009 2 बार पूछा गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो इक्वेशन इसके पहले लिखे हैं, ये पीसीएस 98, 99 और 2008, ये देखिए कितना पूछा गया है, ये भी पूछा गया है पीसीएस 98, 99 और 2008, अर्थात 3 बार ये पूछा गया, ठीक है। कोई दिक्कत? मिटा दे सब, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, सब इंपॉर्टेंट है। मिटा देना। जो इक्वेशन 4 है उसके दोनों साइड को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बोथ साइड एबव इक्वेशन टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर प्लस, ये एक टी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन टी बचेगा, डेल डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट,
ये इक्वेशन हमें मिल गया। और ये पीसीएस 2007 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2007 का। देखिए सारी लाइनें पूछी गई हैं किसी न किसी एग्जाम में। हमारे पास 2 ही परीक्षाओं का कलेक्शन है, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, वो भी शुरुआत 2010 तक ही है। उसके बाद की परीक्षाओं का क्वेश्चन मैंने इसमें जोड़ा नहीं, ऐड नहीं किया है, बाद में भी पूछे गए होंगे 1-2 जगह। मिटा दे। देखिए आगे जो है, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात शुरुआत से किए हैं। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आइसोथर्मल स्टेट में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन देख रहे हैं। लेकिन अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और फ्री एनर्जी चेंज 0 हो जाता है, डेल्टा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर कोई प्रोसेस थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो टेम्परेचर का चेंज कहीं पे भी नहीं होता है, सिस्टम और सराउंडिंग या सिस्टम के बीच हर जगह टेम्परेचर सेम होता है। यदि हम मान ले ऐसा कि सिस्टम जो है आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम पे, हीट का फ्लो कहीं पे नहीं हो रहा है, अगर किसी निकाय में ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर होता है। हमने पढ़ा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक। तो कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब सिस्टम में हीट का प्रवाह न तो अंदर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा हो, न परिवेश और सराउंडिंग निकाय के बीच, सिस्टम के बीच हीट का प्रवाह न हो रहा हो, तो हम कहेंगे सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है। जब सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा, या कोई भी सिस्टम जब साम्य अवस्था पर होता है तो फ्री एनर्जी चेंज 0 हो जाता है। वो चाहे थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, चाहे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल सिस्टम हो, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है। उसकी ये विशेष पहचान है। तो अगला पॉइंट, यदि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है, फॉर द सिस्टम at thermodynamic equilibrium, सिस्टम यदि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है तब जो फ्री एनर्जी चेंज होगा डेल्टा जी 0 हो जाएगा ना। फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा जी 0 हो जाएगा। और तब ये टर्म 0 हो जाएगा ना, डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और हम कह सकते हैं, इसको इधर ले लें तो डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन टी डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, कोई दिक्कत। और ये रिलेशन जो है पीसीएस 2002-2005 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2002 और 2005। अभी आपको सारे क्वेश्चन हम देंगे, पीडीएफ इसका है नहीं मेरे पास, बना के हम आपको क्वेश्चन सब दे देंगे सब, और सॉल्व भी करवा देंगे। सॉल्व के अधिकतम सब फार्मूले हैं, हर जगह सब दिए ही गए हैं, सीधे फार्मूले आप कर ले जाओगे अपने से ही, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उनको करवा देंगे। यहां देखिए, आप डेल टी को बाहर करके टी को अंदर कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर दिए तो माइनस साइन, चलिए इधर कर लेते हैं, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। आवश्यकता अनुसार माइनस साइन किसी भी तरफ हम कर सकते हैं, किसी सवाल में इधर दिया हो सकता है, किसी में इधर दिया हो सकता है। माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इक्वल, हम लिख लें डेल ओवर डेल टी, डेल टी को बाहर कर लिए, डेल्टा जी अपॉन टी एट कांस्टेंट। ये दूसरा रिलेशन, हमने केवल माइनस साइन इधर कर दिया है, और डेल ओवर डेल टी को बाहर करके 1 अपॉन टी को अंदर कर दिया। ये पीसीएस 94 का सवाल है।
ठीक है। और टीसीएस का अंशाल मार्केट में उपलब्ध है अभी तक, आप लोग उसको ले सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में टीसीएस के सवाल बहुत रिपीट होते हैं। हर परीक्षा में 12, 15, 20 सवाल तो रिपीट ही हो जाते हैं, कभी कभी तो और ज्यादा रिपीट हुए। तो यदि आप मार्केट में, यदि टीसीएस से सब्जेक्ट 2011 के बाद हट गया, लेकिन ये अंशाल अभी भी मार्केट में है, क्योंकि टीजीटी वाले बच्चे इसको परचेज करते हैं, इसलिए मार्केट में अभी भी ये बिकता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला, इसी तरह से हम डेल्टा ई के लिए भी डेल्टा ई कर देंगे, यहां डेल्टा ए कर देंगे, और यहां जो है प्रेशर की जगह वी कर देंगे, तो यही हेल्महोल्ट्ज के लिए भी हो जाएगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं इसी प्रकार जैसे ऊपर का रिलेशन ड्राइव किए हैं, वैसे दूसरा भी हम कर सकते हैं। माइनस डेल्टा ई ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू डेल ओवर डेल पी और डेल्टा ए ओवर टी एट कांस्टेंट। ये रिलेशन भी आपके पास है। क्योंकि इसमें टीजीटी के सवाल कम होंगे एलटी के, क्योंकि एलटी का भी एक ही, एलटी का कोई सवाल ही मैंने इसमें नहीं जोड़ रखा है, पूछा गया है। एलटी का भी तक एक ही बार परीक्षा हुई है, एक बार परीक्षा हुई है तो एक आध सवाल थर्मोडायनेमिक्स का होगा। अगर आप लोगों के पास होगा तो लाइएगा, करा देंगे, मेरे पास है नहीं वो पेपर, ठीक ना। देखा था पेपर जब एग्जाम हुआ तो उसके बाद मैंने रखा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक है फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था पर डेल्टा जी किसके बराबर होता है? जीरो पर ना, जीरो के। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू, ये वो भी बतिया रहे थे यार, इसमें रिकॉर्ड हो गया, हम ध्यान नहीं दिए थे। तो अपनी सास को सुना मत देना, नहीं कहीं साला हमारी बहू को बिगाड़ रहा है। या झाड़ू हो वाइपर लिए खोपड़ी ठोपड़ी हमारी तोड़ में मार के ना। अब देखिए यहां पर जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसको हम टी की जगह टी इक्विलिब्रियम यूज कर लेंगे। तो डेल्टा एच इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एच, कोई दिक्कत। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, ये समीकरण ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसको समीकरण एक कर
अब देखिए यहां पर यदि डेल्टा एस का मान नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव, ऐसा मान सवाल पूछे जाते हैं, आगे भी सवाल मिलेंगे। यदि T इक्विलिब्रियम डेल्टा एच अपन डेल्टा एस होता है, किसी भी अभिक्रिया का जो इक्विलिब्रियम स्टेट का टेम्परेचर होता है उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज के अनुपात के बराबर, ठीक है। यदि किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो, भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों होता है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यही होगा ना। देखिए अगला मिटा दे नीचे, यदि डेल्टा एच ये नेगेटिव तथा डेल्टा एच पॉजिटिव हो तब T इक्विलिब्रियम, इसका वैल्यू नेगेटिव और इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू नेगेटिव में रख देंगे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, तो जो वैल्यू आएगा वो डिवाइड करने पर नेगेटिव में होगा। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं साम्य अवस्था पर कब प्राप्त करेंगे, जब तापमान ऋणात्मक हो ना, नेगेटिव में हो, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन के नीचे हो, तो 0 केल्विन के नीचे तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं कभी साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती, ठीक है ना। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट पर टेम्परेचर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के अनुपात के बराबर है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। सपोज कर लें किसी रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव, और एंट्रोपी पॉजिटिव हो, ठीक है ना, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, तो उस केस में डेल्टा जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी साम्य अवस्था का ताप T EQ, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो तापमान होगा, तो यह अभिक्रिया जो है जिस तापमान पर साम्य अवस्था को प्राप्त करेगी, इसका इक्विलिब्रियम स्टेट का जो टेम्परेचर है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यही तो आ रहा है। अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव तो इक्विलिब्रियम स्टेट का टेम्परेचर कैसा है, नेगेटिव, और परम शून्य के नीचे का तापमान प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं साम्य अवस्था पर कभी नहीं पहुंचती है, कभी साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करती है। तो एक लाइन लिख लीजिए, व्यवहार में परम शून्य के नीचे का ताप नीचे का ताप प्राप्त करना संभव नहीं है, 0 केल्विन के नीचे तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं में कभी भी साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती है। ऐसी अभिक्रियाएं कभी भी साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करती है। कर पाती, ठीक है। साम्य अवस्था ऐसे अभिक्रियाओं के लिए प्राप्त करना संभव नहीं होता है, साम्य अवस्था इनके नसीब में नहीं होता है, ठीक है ना। साम्य अवस्था आपके नसीब में कब होगा, जब जितना खर्च करे उतना आता भी जाए,
अगर महीने में 50,000 खर्च करे तो 50,000 आ भी जाए कहीं से, 1 लाख खर्च करे 1 लाख आ जाए, 2 लाख खर्च करे 2 लाख आ जाए, तब आप सामने अवस्था में हो, नहीं तो मेरी तरह भिखारी अवस्था में हो जाओगे। बेटा दे नोट करो भैया। दूसरी कंडीशन देखते हैं। मेरे पास बेटा खर्चे बहुत है, पैसा नहीं है। बेटा दे। अगला देखिए, यदि डेल्टा एस जैसे ये पॉजिटिव हो, यदि डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एंट्रोपी घट रही है, तब भी वही होगा, टी इक्विलिब्रियम बराबर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव अर्थात नेगेटिव। यहां पे भी साम्य अवस्था संभव नहीं है। साम्य अवस्था, इस दशा में भी साम्य अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं है। कोई दिक्कत? चले अगला पॉइंट देखिए, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। अब अगली केस जो आ रहा है, तीसरा में दोनों पॉजिटिव कर दे, ठीक है, तब मिटा दे। यदि दोनों पॉजिटिव हो, डेल्टा एच ये पॉजिटिव एंड डेल्टा एच ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तब टी इक्विलिब्रियम ये कैसा होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी पॉजिटिव अर्थात पॉजिटिव, ठीक है ना। 0 केल्विन के ऊपर का टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर तो हम प्राप्त कर सकते हैं 10, 20, 30, 50, 100 केल्विन पॉजिटिव टेम्परेचर है। ऐसी स्थिति में 2 दशाएं होती हैं तथा ऐसी स्थिति में 2 दशाएं उत्पन्न होती हैं। ध्यान देंगे, 2 परिस्थितियां। पहला, दिखा दे ऊपर, यदि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर है, टी पॉजिटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर है, अभिक्रिया का तापमान ग्रेटर हो टी इक्विलिब्रियम से, तब वैसी दशा में देखिए, थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास करिए फिर लिखाते हैं। देखिए, हमने बताया था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ये बताया था। जब तापमान इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बराबर होता है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0। यही तो भी देखा है। यहां पर देखिए, इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं ना, टेम्परेचर को, डेल्टा एस है, डेल्टा है, टी को बढ़ाया घटाया जा सकता है। यदि टेम्परेचर को जो है, यदि यह टेम्परेचर साम्य इक्विलिब्रियम स्टेट के टेम्परेचर के बराबर हो तो ये राशि इसके बराबर हो जाती है, ये 0 हो जाता है। क्लियर है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये वैल्यू 0 होती है और यह टेम्परेचर साम्य अवस्था के टेम्परेचर के बराबर होता है। लेकिन यदि यह ज्यादा हो, जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त होता है उससे ज्यादा यह टेम्परेचर हो, मान ले कोई रिएक्शन 298 केल्विन पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है,
किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 298 केल्विन, यदि यह टेम्परेचर 298 केल्विन से अच्छा है, जब किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 298 केल्विन है सपोज कर लें, और ये अगर इसी के बराबर होगा तब ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन यदि टेम्परेचर हम इससे ऊपर कर दें तब ये बड़ा हो जाएगा इससे, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यदि हम इसको छोटा कर दें 298 से तब ये छोटा हो जाएगा इससे, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक बार फिर से समझिए, मिटा दे सब, एक बार फिर से समझिए तब। मान लें कि ऐसा मान लें कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है टी इक्विलिब्रियम सपोज कर लें 300 केल्विन है, ऐसा सपोज कर लें। कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 300 केल्विन है, अर्थात जब अभिक्रिया का तापमान 300 केल्विन के बराबर होगा तभी वह अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ये तो क्लियर है। और जब कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर जाती है तब उस समय फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाता है, जीरो। हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। जब ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तब ये जीरो हो जाएगा, अर्थात ये दोनों आपस में जब ये बराबर होंगे तभी ये जीरो होगा। जब रिएक्शन का टेम्परेचर उसके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तब दोनों आपस में बराबर और ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि ये 300 केल्विन से ज्यादा हो जाए, 350 केल्विन हो जाए, अगर ये इससे बड़ा है तब ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी। क्लियर है ना। जब ये टेम्परेचर 300 केल्विन होता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसको बढ़ाकर 350 करिए तब ये बड़ा हो जाएगा, इससे घटा के 300 से कम कर दिए तब ये छोटा हो जाएगा। तो जब 350 कर दिए ये बड़ा हो गया इससे, ये बड़ा है इससे, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना, स्वतः चलने वाला। और अगर ये बड़ा हो जाएगा इससे, सॉरी ये छोटा हो गया इससे, तब डेल्टा जी पॉजिटिव और प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है ना। तो आ जाइए इस पे। पहला केस, यदि टी इक्विलिब्रियम, यदि टी इक्विलिब्रियम, टी ग्रेटर है टी इक्विलिब्रियम, ये टी ग्रेटर है टी इक्विलिब्रियम से, तब जो है डेल्टा एच ये लेस देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा तथा डेल्टा जी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियस होगा, reaction will be spontaneous, reaction will be spontaneous। और यही पीजीटी 2009 का सवाल। यदि किसी अभिक्रिया का तापमान उसके साम्य तापमान से ज्यादा हो, यदि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा हो तब वह स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा। यदि टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ये बड़ा होगा इससे, और इसमें से बड़े को घटाएंगे, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और फिर एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नोट कर लिए, केस 2 इसी में बना देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ये छोटा है इससे तब ये छोटा हो जाएगा इससे, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। रिएक्शन, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है बैकवर्ड में क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। अगर कोई रिएक्शन है, ये भी ध्यान देंगे कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो, जैसे कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अगर इधर जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इधर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। मिटा दे। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, किसी भी रिएक्शन, मान लें हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस रिएक्शन में फ्री एनर्जी चेंज जो होगा डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज माइनस प्लस आर टी लॉग के प्लस आर टी लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पर यही वैल्यू क्या कहलाता है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट किन साम्यावस्था पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, ठीक है। और जो डेल्टा जी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता, डेल्टा जी जीरो हो जाता है और ये जो है साम्य स्थिरांक के बराबर, वैल्यू यहां रख दिया जाए। अतः जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग टी। कोई दिक्कत? यहां इसकी जगह के रख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी जगह जीरो, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग। कोई दिक्कत यहां तक? जहां के क्या है, साम्य स्थिरांक है और ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंज है। ये रिलेशन पूछा गया है पीसीएस 98, 2000, 2005, 2006 और 8 बहुत पूछा गया है। पीसीएस 2000, 98, 2000, 2005, 98, 2000, 2005, 2008 कई बार पूछा गया। आगे इसको इधर कर दें तो log k इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपान आर टी, माइनस डेल्टा जी नॉट अपान आर टी, या k इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपान आर टी हो जाएगा ना। और ये वन हाफ इक्वेशन, इसी को वन हाफ इक्वेशन कहते हैं, वन हाफ। अब देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड वर्क।
मिटा दे, मिटा देना। अब देखते हैं अगला। Gives energy change and work. And work. देखिए, फिर एनर्जी चेंज DG ये होता है VdV माइनस W रिवर्सिबल। किसी निकाय के प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिवर्सिबल वर्क को हटा देंगे तो फिर एनर्जी चेंज हमें मिलता है, ठीक है ना। और यहां पर हम रिवर्सिबल वे में जो वर्क होता है मैक्सिमम होता है ना, तो हम लिख सकते हैं PdV माइनस W मैक्सिमम। जो रिवर्सिबल वर्क है वो मैक्सिमम वर्क होता है। माइनस साइन को कॉमन ले लें तो DG इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम माइनस PdV। माइनस साइन को बाहर कर दिया, ओपन करेंगे तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। यहां पर अगर आप किसी निकाय द्वारा किए गए अधिकतम कार्य में से प्रेशर वॉल्यूम कार्य को निकाल देंगे, प्रेशर वॉल्यूम में प्रसार होता है। जैसे पंखा काम कर रहा है तो यहाँ ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं है, यहाँ गैस का फैलाव नहीं हो रहा है। ये बल्ब जल रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, यहाँ कोई प्रेशर वॉल्यूम में चेंज नहीं है। टुल्लू पंप चलता है तो अंदर कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो टोटल वर्क है उसमें से प्रेशर वॉल्यूम चेंज वाले वर्क को घटा देंगे तो हमें नॉन एक्सपेंशन वर्क मिल जाएगा। वह कार्य मिलेगा जिसमें गैस का प्रसार फैलाव नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन एक्सपेंशन, W नॉन एक्सपेंशन, यही है W नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन, ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा अदर वर्क, और यही यूजफुल वर्क, यही जो है अगर कोई कार्य रिवर्सिबल वे में हो रहा है, अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिवर्सिबल वे में हो रहा है, वो वर्क यूजलेस होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता। जैसे जब आप स्कूटर को अपनी स्टार्ट करते हैं तो उसका स्पीड 12, 14, 1500 आरपीएम होता है, यानी एक बार पिस्टन इधर से इधर होके आए तो पूरा पहिया एक राउंड घूम जाता है। व्हील जो उसमें लगा रहता है इंजन में, फ्लाई व्हील। और अगर जो है 1000 आरपीएम है इंजन का स्पीड, 1 मिनट में 1000 बार उसका व्हील रोटेट करता है, इसका मतलब 1000 बार पिस्टन आगे पीछे जाता है और 1000 बार वॉल्यूम घटता और बढ़ता है। लेकिन अगर एक बार इतना कब है, 1 मिनट को 1000 से डिवाइड कर दिए, 1000वें मिनट में एक बार आगे पीछे वो हो जाता है। लेकिन यदि एक बार आगे से पीछे जाने में अनंत वर्ष लग जाए तब वो इंजन की स्पीड क्या होगी। अरे जब हम 1000 आरपीएम पे चलाते हैं तो स्कूटर की स्पीड 40-50 किलोमीटर पर घंटा होती है, लेकिन जब 1 मिनट के हजारों हिस्से में एक बार आगे पीछे करता है। लेकिन यदि हम एक बार आगे पीछे पिस्टन को करने में या पहिया को एक राउंड घुमाने में अनंत समय लगाते तो वो स्कूटर की स्पीड क्या होगी। आपकी 2, 3, 4 पीढ़ियां स्कूटर पैदा होंगी, स्कूटर पे समाप्त हो जाएंगी, स्कूटर वहीं खड़ा रहेगा, घर तक पहुंच नहीं पाएगा।
अरे जब एक बार पहिया घूमने में अनंत वर्ष लग जाए, अनंत समय लग जाए, समय की कोई सीमा ना हो, तब बताइए कितनी, पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। वो प्रेशर वर्क आपके लिए यूजलेस वर्क होता है। ब्याहे में कार पायो और ससुराल से घर तक आते आते आपकी सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गई उसी कार में। आते गए लोग, जाते गए, आते गए, जाते गए। तो ऐसी कार ससुराल से पाने का क्या मतलब कि दुल्हन अपने ससुराल तक पहुंची नहीं पाई और बुढ़ा गई वही। वो रिवर्सिबल वर्क यूजलेस वर्क होता है कि नहीं? तो अगर आप इस मैक्सिमम वर्क में से यह यूजलेस वर्क निकाल देंगे तो डब्ल्यू यूजफुल आ जाता है। यूजफुल वर्क, इसी को नेटवर्क कहते हैं। अब अगर टोटल में से फालतू वाला निकाल दिए तो शुद्ध लाभ, शुद्ध वर्क हमें नेटवर्क मिल गया। तो जो फ्री एनर्जी चेंज है, अच्छा ये जो है यही डीजी, ये किसके बराबर है? डब्ल्यू यूजफुल के, डब्ल्यू नेटवर्क के, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन के, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, यही बराबर है डब्ल्यू यूजफुल, ये बराबर है डब्ल्यू नेटवर्क। ठीक है। अच्छा अब देखिए, जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी था वो डब्ल्यू मैक्सिमम के बराबर था या डब्ल्यू रिवर्सिबल के बराबर। हेल्महोल्ट्ज डेल्टा ए ना, वो रिवर्सिबल वर्क के या मैक्सिमम वर्क, और डेल्टा जी यूजफुल वर्क है। ठीक है, क्लियर है ना? और ये पीसीएस 94 में पूछा गया है, पीसीएस 94, पीसीएस 94। देखिए डेल्टा जी क्या है इस समीकरण देखिए, किसी सिस्टम की जो एनर्जी है उसका जो हिस्सा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लिया जाए वही उसकी फ्री एनर्जी है। उतने फ्री एनर्जी में चेंज होगा वही फ्री एनर्जी है। और ये 98 में पीसीएस में पूछा गया। इसी को हम फ्री एनर्जी की डेफिनेशन के रूप में एक लाइन लिखते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि नियत ताप तथा दाब पर, ताप तथा दाब पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा प्राप्त, किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में, किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में इंग्लिश में भी लिखा देते हैं। टोटल एनर्जी का, टोटल यानी पूर्ण ऊर्जा का जो अंश यूजफुल वर्क में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वही फ्री एनर्जी चेंज के गिफ्ट फ्री एनर्जी के बराबर होता है। गिफ्ट फ्री एनर्जी नीचे मिटा दे, उसे निकाय की गिफ्ट फ्री एनर्जी कहते हैं। निकाय की गिफ्ट फ्री एनर्जी कहा जाता है।
ठीक है ना, इंग्लिश लिख लीजिए। From above equation it follows that from above equation it follows that decrease in free energy is equal to the useful work obtained. Decrease in free energy is equal to the useful work from the system. In reversible and isothermal way. And isothermal way. At constant pressure. At constant pressure. आइसोथर्मली का तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में आइसोथर्मल का तो कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी सिस्टम की एनर्जी का जो फ्रैक्शन यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है वही उसका गिब्स एनर्जी है। thus फ्रैक्शन of energy of system which can be converted into useful work is called gives free energy of the system। ठीक है ना, किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी का किसी सिस्टम की एनर्जी का जो हिस्सा रिवर्सिबल और आइसोथर्मल वे में यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके वही उसकी फ्री एनर्जी, और जो मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट किया जा सके वो हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन, ठीक है ना। ये फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन दोनों। ये 98 में पूछा गया ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने लिखा हिंदी अंग्रेजी में, ये पीसीएस 98 का सवाल, ठीक है। अब फ्री एनर्जी चेंज और इलेक्ट्रिकल वर्क देखना है, उसके बाद केमिकल पोटेंशियल, कुछ टॉपिक हैं जो पीजीटी में है, टीजीटी में नहीं है, तो हम उसको छोटे छोटे पढ़ा देंगे, बता देंगे ये पीजीटी में, तो उसको आप टीजीटी वाले नहीं तैयार करेंगे, पीजीएलटी वाले नहीं तैयार करेंगे, पीजीटी वाले तैयार कर लेंगे। आगे फिर दोनों का कॉमन पार्ट है, फिर थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए इसी पे रोकते हैं।